लेकिन ये जीडीपी क्या होता है? बूम हो या रिसेशन, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। जब कोविड आया तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की सिचुएशन आ गई और लोग जो थे वो घरों में बंद हो गए। वो थी रशिया यूक्रेन वॉर। इस वॉर से सबसे ज़्यादा हिट यूरोप हुआ है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज़ुहैब खान हूँ और आप देख रहे हैं द इनर फाइनेंशियल विजडम। देखिए, पिछले कुछ अरसे से पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस बात पे कंटिन्यूसली डिबेट कर रहे हैं कि क्या हम रिसेशन में हैं या क्या रिसेशन आने वाला है, क्या यूएस इकॉनमी रिसेशन में जा रही है। और इस पे लोगों में एक खौफ है कि उनकी ज़िंदगी पे इसका क्या असर होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे, उनके बिजनेसेस पे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे और उनकी सेविंग्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जब एक मुल्क की इकॉनमी कंसेक्टिव 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ शो करे तो टेक्निकली और बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि ये मुल्क रिसेशन में चला गया है। हालांकि इस डेफिनेशन के ऊपर कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट के भी हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स के भी हैं। लेकिन ये जीडीपी क्या होता है? देखिए, मिसाल के तौर पे एक बाज़ार है जहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें हैं और कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे बाय और सेल में ट्रांजैक्शंस होती हैं। लोग कुछ खरीदते हैं और दुकानदार कुछ बेचते हैं। तो हम ये डिटरमिन करेंगे कि उस बाज़ार की, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीरियड की सेल्स कितनी है, वो कितने की गुड्स और सर्विसेज सेल करता है वो बाज़ार, और उस गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होगी, जो उसकी सेल प्राइस होगी, उसको हम उस बाज़ार का जीडीपी कहेंगे उस पीरियड के लिए। वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, वो एनुअली हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल उस बाज़ार ने एक महीने के अंदर टोटल जो गुड्स और सर्विसेज सेल की, उनकी कीमत 50 लाख थी, उनकी सेलिंग प्राइस 50 लाख थी, तो 50 लाख उस बाज़ार का जीडीपी है। सो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक मुल्क कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक क्वार्टर के अंदर, उसकी जो सेलिंग वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। इसी तरह इसकी कैलकुलेशन पे भी कुछ कंसर्न्स हैं कि इनफॉर्मल इकॉनमी और ब्लैक इकॉनमी का जीडीपी का पार्ट बनता है, लेकिन वो किसी और जगह पे डिबेट करेंगे। सो अगर एक मुल्क का जीडीपी 2 कंसेक्टिव क्वार्टर के लिए नेगेटिव ग्रोथ शो करे तो इसे कहते हैं रिसेशन। लेकिन जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी की जो कैलकुलेशन है और जो इसको प्रेजेंट करने का तरीका है वो ये है कि आप एक क्वार्टर की जीडीपी लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जीडीपी एक मुल्क की ली, उसका कंपैरिजन आप अगले साल के सेम क्वार्टर से करते हैं टू अवॉइड इरेगुलरिटीज़। सो आप कभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जीडीपी को बिल्कुल अगले क्वार्टर के साथ यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के साथ कंपेयर नहीं करते। देखिए, बूम हो या रिसेशन, इसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस लो है तो वो अपनी स्पेंडिंग डिले कर देंगे। जब वो अपनी स्पेंडिंग डिले कर देंगे तो कंपनीज़ की सेल्स गिर जाएगी, यानी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी और उस वजह से कंपनीज़ की सेल्स गिर जाएगी। और जब कंपनीज़ की सेल्स, उनका प्रॉफिट नीचे जाना शुरू होगा तो वो ले ऑफ करना शुरू कर देंगे, लोगों को जॉब से निकालना शुरू कर देंगे। जब लोगों के पास जॉब्स कम होंगी और तो उनकी इनकम गिर जाएगी और उस वजह से वो मज़ीद स्पेंडिंग को डिले कर देंगे और ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। सो लोगों का कॉन्फिडेंस ये डिटरमिन करता है कि मार्केट ने बूम की तरफ जाना है यानी अपवर्ड जाना है, या रिसेशन की तरफ जाना है यानी डाउनवर्ड जाना है। एक इकोनॉमिस्ट हैं मार्क ज़ैंडी, वो ये कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द लॉस ऑफ फेथ। सो ये लॉस ऑफ फेथ या कॉन्फिडेंस है, लेकिन लॉस ऑफ फेथ बाय हुम, किस में लॉस ऑफ फेथ और किन की तरफ से? लोगों का फेथ जो है वो लॉस हो जाता है किस में? आपके फाइनेंशियल सिस्टम से, आपके बैंकिंग सिस्टम से, गवर्नमेंट की ट्रेजरी, सेंट्रल बैंक से। रिसेशन की डिफरेंट शेप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उसका इम्पैक्ट क्या था और वो कितने टेन्योर के लिए था। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ वन शेप दैट इज़ कॉल्ड वी शेप। वी शेप में क्या होता है कि आपकी इकॉनमी यानी आपका जीडीपी एक डिप लेता है डाउन और फिर रिकवर कर जाता है। सो इस रिसेशन में एक डीप डिप आता है और इकॉनमी आपकी, जो आपका प्रीवियस पॉइंट होता है, वहाँ पे रिकवर कर जाती है। यूएस का जो 1953 का रिसेशन था वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें जो स्टार्ट हुआ था सेकंड क्वार्टर ऑफ 1953 से और टिल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1954 रहा था। और अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स यूएस इकॉनमी को इस रिसेशन की वजह से $56 बिलियन का लॉस हुआ था। एक और शेप है जिसे आप एल शेप कहते हैं, उसमें आपकी इकॉनमी डिप लेती है और कुछ रिकवर भी कर जाती है और एक सस्टेनेबल पॉइंट पे दोबारा मूव करने लग जाती है, बट इट नेवर फुली रिकवर्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जापान का जो लॉस्ट डेकेड है, जापान का जो रिसेशन था 90s का, वो इसकी क्लासिक एग्जांपल है। देखिए, जापान की इकॉनमी 90s में बहुत ज़्यादा बूम पे थी और बहुत ही पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी।
उस वक्त उसकी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 3.89% थी और उस वक्त यूएस की जो इकॉनमी थी वो अराउंड 3% की ग्रो कर रही थी। सो जापान की इकॉनमी एक आइडियल इकॉनमी थी दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए। लेकिन 1989 में जापान में एसेट का बबल स्टार्ट होता है और सिर्फ 3 सालों के अंदर जापान की इक्विटी वैल्यू 60% से गिर जाती हैं और एक डेकेड के अंदर जो वहाँ की रियल एस्टेट की प्राइसेस थी, एवरेज प्राइसेस थी, वो 70% से मार्केट गिर जाती है। इस डेकेड को जापान का लॉस्ट डेकेड कहा जाता है बिकॉज इस डेकेड में जापान की इकॉनमी जो है वो स्टेगनेंट हो गई थी और एक डिफ्लेशनरी प्रेशर था। और अगर आप एवरेज ग्रोथ लें इस डेकेड के अंदर जापान की इकॉनमी का तो वो 1.14% बनता है, जो कि बाकी इंडस्ट्रियलाइज मुल्कों से बहुत कम है। टेक्निकली और थ्योरेटिकली तो हम रिसेशन में नहीं है, लेकिन देखना ये है कि ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। 2022 में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन थी वो 8.8% थी और 2023 की ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 6.6% होगी, जो कि 2022 से कम होगी। लेकिन जो प्री पेंडेमिक लेवल इन्फ्लेशन रेट था वो 3.5% था, जो इससे भी बहुत कम था। देखना ये है कि पिछले कुछ सालों में कौन से इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने इकॉनमी को इम्पैक्ट किया है। कोविड से पहले तो इकॉनमी स्मूथ चल रही थी। जब कोविड आया तो लॉकडाउन और कर्फ्यू की सिचुएशन आ गई और लोग जो थे वो घरों में बंद हो गए, बिजनेसेस नहीं चल रहे थे, ट्रेड नहीं हो रही थी, जॉब्स का कोई इन्वायरमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे लोगों के सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ने लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान में भी एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो शायद उस वक्त वो सारा पैसा खर्च भी नहीं कर सके। सो जब कर्फ्यू ख़त्म हुआ और एक फ्री मूवमेंट शुरू हुई तो लोगों ने वो पैसा खर्च करना शुरू किया, जिससे मार्केट में डिमांड फ़ौरन से इंक्रीज़ हो गई। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट्स तैयार थी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी जनवरी से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गए थे। इस डिमांड की वजह से जो प्राइसेस में इंक्रीज़ आया था या इन्फ्लेशन शुरू हुई थी उससे कंट्रोल करने के लिए, और बाकी मुल्कों में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो गए थे। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ जिसके लिए गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिस्ट तैयार नहीं थे वो थी रशिया यूक्रेन वॉर। सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों मुल्कों की इंपॉर्टेंस क्या है। 2019 में रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड वीट का 25% शेयर ले रहे थे। इसी तरह 2021 में रशिया ने 55 बिलियन यूएस डॉलर की गैस है वो एक्सपोर्ट की थी। तो ये उनकी इंपॉर्टेंस है और ऑब्वियस बात थी कि इस इवेंट की वजह से फूड इन्फ्लेशन भी आएगी, यानी फूड आइटम्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी और एनर्जी की भी डिस्ट्रप्शन आएगी और एनर्जी की प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर जाएंगी। यही वजह है कि ये जो चीज़ थी इसके लिए गवर्नमेंट और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तैयार नहीं थे और इसी वजह से जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि 70% चांस है कि 2023 जो है वो यूएस के लिए रिसेशन का साल है। इस वॉर से सबसे ज़्यादा हिट यूरोप हुआ है बिकॉज रशियन गैस का जो वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर था वो यूरोप था। यूरोप जहाँ पे एक बड़ा वेल मेंटेन्ड इन्वायरमेंट होता था और उनके कूजी पूल्स होते थे, उन्हें स्वेयर एनर्जी कट्स लेने पड़े हैं और वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। यूएस की बात देखी जाए तो यूएस में इन्फ्लेशन 40 ईयर्स हाई पे चलेगी बिकॉज ऑफ फूड और एनर्जी क्राइसिस की वजह से और फूड और एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से, और यूएस में इन्फ्लेशन 9% के करीब चलेगी और यूएस में रिसेशन की बात भी हो रही है। इसी तरह यूके में अगर देखा जाए तो वहाँ इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चली गई थी और वहाँ पे फूड और एनर्जी के क्राइसिस बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गए थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक 2023 में इकॉनमी है वो 1% से श्रिंक करेगी और इसी तरह 24 के पहले क्वार्टर में भी श्रिंक करेगी। सो यूके हैज़ बिकम द ओनली कंट्री इन G7 जो कि रिसेशन सफ़र करेगी 2023 में। इसी तरह एक सेक्रेटरी हैं यूके के, उन्होंने कहा कि यूके वुड हैव बीन मोर पुअर देन इट वुड बी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। एक एंटरप्रेन्योर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने कहा है कि वी आर इन अ रिसेशन और उन्होंने लोगों को वार्न किया है आने वाली होमलेसनेस से, अनएम्प्लॉयमेंट से और बैंकरप्सी से। ये वही हैं जिन्होंने 2008 का बैंकिंग क्राइसिस भी प्रिडिक्ट किया था। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी इस ग्लोबल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान में इस टाइम इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 38% है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है जनवरी 2022 से टू कर्ब डाउन दिस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। इस टाइम पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है वो 21% पे है। इसके अलावा जो फ्लड पाकिस्तान में आए उससे भी तकरीबन पाकिस्तान को $40 बिलियन का लॉस हुआ, जिसने इसमें मज़ीद ऐड ऑन किया इन क्राइसिस में।
सवाल ये पैदा होता है कि ये रिसेशन आता क्यों है। देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी इकॉनमी को कूल डाउन करे, स्लो डाउन करती जाए, उस वजह से रिसेशन आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ रिसेशन। इसी तरह अगर कोई एसेट बबल बन रहा है तो रिसेशन अकर हो सकता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जिसकी हमने अभी बात की थी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी डिटरमिन करता है कि आपने बूम की तरफ जाना है कि रिसेशन की तरफ जाना है। इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट, तो उससे बोरोइंग मुश्किल हो जाती है। जब बोरो करना मुश्किल हो जाता है या उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो बिजनेसेस कम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कम नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं और लोग एक सेविंग मोड पे चले जाते हैं, जिससे इकॉनमी कूल डाउन होने लग जाती है। जैसे इन्फ्लेशन का प्रेशर है तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इकॉनमी को कूल डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए जा रहे हैं ताकि इकॉनमी जो है वो कूल डाउन हो सके। लेकिन टेक्निकली ऐसा कोई बटन नहीं है जो आपको ये बता सके कि यहाँ पे जाके मैंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना है और अब मेरी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है तो मैंने वो बटन बंद कर देना है। सो होता ये है कि आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम जो आपकी इकॉनमी है वो डिप्रेशन में और रिसेशन में चली जाती है। और यही खौफ इस टाइम है कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं कि आपकी जो इकॉनमीज़ हैं वो कहीं रिसेशन में ना चली जाए। Thank you very much for your attention. Your feedbacks are always appreciated.